हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर चैनल रेस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर था? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम लोग बीजांड तक पढ़ लिए थे, है ना। इन सब चीज़ों में किन्हीं को कोई डाउट है? ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। बीजांड तक की संरचना को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? पॉलिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉलिनेशन पढ़ना है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? परागन होता है, परागकण नहीं होता है। परागन होता क्या है बताइए? बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, देख के भी कम से कम बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? पराग कणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। ये चीज पहले माइंड में सेट रखिएगा कि परागन और परागकण दोनों क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो परागन क्या कहलाता है? पर डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या है? परागन है। ठीक है, पहुंचेगा कैसे? बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन? कैसे पहुंचेगा? टिकट लेके? कहाँ का टिकट लेगा? ऐसे ही तत्काल में? तो तत्काल में जाने का रिस्क कौन लेगा? तुम लेगा? ले लेगा? बताइए कैसे जाएगा? व्हाट्सएप द्वारा? अच्छा है। देखिए, परागन पहुंचने का माध्यम होता है, ठीक है। उनका मतलब अलग अलग माध्यम होता है। परागन का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का क्या होता है? माध्यम होता है। बहुत तरह का माध्यम होता है। या तो उड़ के जाएगा, तो उड़ के किसके द्वारा जाएगा? प्लेन के द्वारा। क्या? हाँ, प्लेन द्वारा नहीं, कीट हाँ हम बोल रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कीट के द्वारा या फिर वायु के द्वारा। वायु के द्वारा भी उड़ के जा सकता है। और जाएगा कहाँ उड़ के? उसको मतलब मेन उसका पर्पस कहाँ है? उसका जाने का पर्पस कहाँ है? वो कहाँ पे उसको जाना चाहिए? क्या? परागकण में वर्तिकाग्र के पास जाएगा, तब ना उसका फर्टिलाइजेशन होगा। उसका मेन पर्पस जाने का कहाँ है? वर्तिकाग्र पे। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं कि परागन क्या है, परागन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग कि उसको कैसे पहुंचाना है। परागकणों का परिपक्व परागकोश। परागकोश किन चीजों से निकलता है? परागकोश जो है वो क्या से निकलता है? हाँ, परागकोश किससे निकलता है? परागकणों से। जब वो परिपक्व हो जाता है तब वो गिरता है, निकलता है। ऐसे तो वो फिर उसी में रहता है। तो उससे निकल कर वो जो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है वही क्या है? परागन है। क्या है? परागन या पॉलिनेशन है। ठीक है, परागन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो, स्वपरागन और परपरागन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप लोग, स्व का मतलब क्या होता है? या फिर सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, खुद के लिए, खुद पे, है ना, वही होता है स्व का मतलब। तो स्वपरागन से कुछ थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए, सोचिए कि मतलब क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्वपरागन का मतलब बताना ना। स्व का मतलब तो ठीक है खुद के लिए, वो तो उसका मीनिंग हो गया। लेकिन बायोलॉजी में स्वपरागन का क्या मतलब, हम डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? बोलिए, जब आप है ही है तो फिर हम लोग क्यों बताएंगे, है ना। देखिए, स्वपरागन क्या होता है? एक मान लीजिए कि फूल है, ठीक है। फूल ऐसे मैं लेके आई हूँ, बट ये फूल में आप लोग का ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। इस फूल का कोई नेम जानते हैं? ऐसे करें, देखे तो सब लोग होंगे, ये कहीं भी राह चलते दिख जाएगा। बट इस फूल का नेम क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं? इस फूल का नेम है पोर्चुलाका।
आज तक इस फूल को आप लोग मामूली में ही ले रहे होंगे। खैर कोई भी मामूली में लेगा, कहीं भी लिख दी हूँ बोर्ड पे पोर्चुलाका। इस फूल का क्या नाम है? पोर्चुलाका। यही है बायोलॉजी कि एक एक चीज़ को अगर हम जानना चाहें ना तो बहुत डीपली जान सकते हैं। और आप लोग को बायोलॉजी में प्रोफेसर तो बनना है नहीं, बस सिलेबस कंप्लीट करना है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि एक फूल है, ठीक है, द्विलिंगी फूल, ठीक है ना। द्विलिंगी फूल जानते हैं ना, एक लिंगी। सारा 11th क्लास में कंप्लीट हो गया है कि द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, एक लिंगी पुष्प क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई एक द्विलिंगी पुष्प है, क्या है? पुष्प है, चैप्टर ही पुष्प का है। तो उसमें से जो परागन है, पराग कोश जो है, परागकण से निकला हुआ जो पराग कोश है, उसी पुष्प में अगर आके वर्तिकाग्र पे मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? स्वपरागन हो जाएगा। सेम ही पुष्प रहेगा, पुष्प एक ही होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें से निकला यहाँ से और यहाँ पहुँच गया तो क्या होगा? स्वपरागन होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये दो है, ठीक है, इसको क्या समझ के चलना है? मैथ्स तो एक्स्ट्रा में ही होगा ये सबका, है ना। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इतना भी मैथ में जीरो नहीं होंगे आप लोग। 10th में तो पढ़े होंगे ना मैथ, कुछ कुछ मान के चलना पड़ता है। तो देखिए, ये मान लीजिए कि फूल है, ठीक है ना, ये भी फूल है, ठीक है। अगर सेम पुष्प में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्वपरागन बोलेंगे। और अगर इसका जो पराग कण है, परागकण से निकले हुए जो परागकोश होते हैं, वो अगर इससे निकल कर इसमें पहुंचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पर परागन बोलेंगे। और अगर इसी पुष्प में रह जाएगा तो क्या बोलेंगे? स्वपरागन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्या है स्वपरागन और परपरागन। देखिए, स्वपरागन, जब किसी पुष्प का परागकोश, ठीक है, जब किसी पुष्प का परागकोश परागकण से निकलकर उसी पुष्प, इसका यही वैल्यू है, दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाए, परिवर्तन बताने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? सेम पुष्प और डिफरेंट पुष्प, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर, यानी कि एक प्लांट में तो एक ही फूल नहीं ना रहेगा, ऐसा तो नहीं। देखिए, बांस का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसका पूरा जीवन काल में सिर्फ क्या होता है? एक ही बार पुष्प निकलता है, लेकिन एक ही फूल नहीं रहेगा, एक ही बार निकलता है लेकिन एक तो नहीं रहेगा। तो वही कहने का मतलब ये है कि एक प्लांट में ढेर सारा पुष्प होते हैं ना। तो वही जो होते हैं स्वपरागन, अगर सेम पुष्प पे हो या सेम पुष्प से निकल कर, मतलब जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल मान लेते हैं, ठीक है, गुलाब का फूल से वर्तिकाग्र निकलेगा, सॉरी परागकोश निकलेगा और वो अलग गुलाब के फूल पर, लेकिन पेड़ सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पेड़ सेम है, यानी ये नहीं कि ये पेड़ है, ये भी गुलाब का पेड़ है तो अलग गुलाब के पेड़ पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर सेम पेड़ के पुष्प में जाके मिले तो वो क्या हो जाएगा? स्वपरागन हो जाएगा। क्या मतलब? एक पेड़ में दो पुष्प है मान लीजिए, ठीक है, एक मिनट, एक पेड़ में दो पुष्प है, एक पुष्प का परागकोश निकला और दूसरे पुष्प में चला गया, पेड़ सेम है बट फूल अलग है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्वपरागन हो जाएगा। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, सेम। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे, थोड़ा सा मतलब क्लियर बताइए। हाँ हाँ, पेड़ एक है, फूल दो है। हाँ हाँ, हाँ वही परागकोश निकल, हाँ वो भी स्वपरागन ही होगा, वही यही लिखा हुआ है या, ठीक है, या तो सेम पुष्प हो या प्लांट का सेम पुष्प हो, मतलब प्लांट एक हो फूल दो हो, तो दोनों क्या हो जाएगा? स्वपरागन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आप देखिए, स्वपरागन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागन, यानी कि ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ठीक है, देखिए, जब परागकण किसी पुष्प के, बस यही ध्यान देना है, जब परागकण किसी पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वही सेम चीज है जो स्वपरागन है ना, उसी का टाइप है, वही सेम चीज है। क्या है? जब परागकण किसी पुष्प के परागकोश से निकलेगा और उसी पुष्प, मतलब कि सेम पुष्प पे
पहुंच जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? स्वयुग्मन परागन कहेंगे। ठीक है, स्वयुग्मन स्वपरागन, पूरा इसका नाम अगर बोले तो स्वयुग्मन स्वपरागन, क्योंकि ये स्वपरागन का प्रकार है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मटर और टमाटर। मटर टमाटर, अभी मटर का तो सीजन भी चल रहा है, देख सकते हैं जाके कि क्या होता है, उसका पुष्प का परागकण निकलता है और उसी पुष्प के परागकण में जाके मिल जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? स्वयुग्मित स्वपरागन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सजात पुष्पी परागन। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प, देखिए अब क्लियर हुआ, सेम पुष्प था और उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प, मतलब पौधा एक ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, पौधा एक ही रहेगा, पुष्प अलग रहेगा, यानी कि उसी पौधा का पुष्प रहेगा लेकिन अलग रहेगा। तो किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सजात पुष्पी स्वपरागन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोग बताइए कि इसका मतलब क्या हो सकता है एग्जाम्पल सजात पुष्पी का? सेम हो जाएगा, पेड़ सेम रहेगा, फूल अलग अलग रहेगा, उसी पेड़ का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्वपरागन से लाभ। अब सोचिए आप लोग कि स्वपरागन होगा तो पुष्प सेम रहेगा या फिर पेड़ सेम रहेगा, पुष्प अलग रहेगा, यही ना होगा। तो इससे हमको क्या लाभ हो सकता है? पेड़ जैसे स्वपरागन का डिफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं कि स्वपरागन क्या होता है, कैसे होता है। तो स्वपरागन होने का क्या क्या लाभ हो सकता है? सोचिए, देख के बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन इससे कुछ विशेष बताइएगा तो और बेनिफिट होगा। बताने के बाद देखिए आप लोग का भी दिमाग में आएगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है। देखिए क्या होता है, स्वपरागन जो है जब होगा तो उसका जो परागकण है, जो परागकोश से निकलेगा, उस कम नष्ट होगा। क्यों कम नष्ट होगा? क्योंकि एक ही फूल में उसको निषेचन भी करना है, परागकण भी करना, वो कहीं और जा नहीं रहा है, उसका ऊर्जा वेस्ट होगा, व्यर्थ तो नहीं होगा उसका ऊर्जा, और उसका परागकण जो है वो व्यर्थ नहीं होगा क्योंकि उसी में उसको सब कुछ करना है। हम अगर यहाँ खड़े हैं, यहाँ अगर आए तो माइक्रो भी अगर ऊर्जा एनर्जी अगर मेरा वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ चलने में हो रहा है। हम इतना बोल रहे हैं, अगर हम चुप रहेंगे तो मेरा ऊर्जा तो बचेगा ना। तो वही है कि उस पुष्प में जो परागकण है उसका कम व्यर्थ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पुष्प में ही परागन की क्रिया कर रहा है। अगर वो अलग पुष्प पे जाएगा तब ना उसका एनर्जी वेस्ट होगा, और अलग पुष्प पे अगर वो जाएगा तो उसके लिए परागकण जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि जब अगर वो वायु के द्वारा गया, कीट के द्वारा गया, तो वो हो सकता है रास्ते में चलते चलते झड़ जाए, कुछ ही मात्रा में पहुँचे, गिर जाए। इसीलिए उसमें परागकण की मात्रा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग स्वपरागन की बात करें तो स्वपरागन की लाभ देखेंगे तो स्वपरागन की प्रक्रिया जो होती है निश्चित होती है, क्योंकि उसको कहीं आने जाने से मतलब है नहीं। इसमें देखिए क्या होगा, फसल उत्पादन निश्चित होगा। अगर वो जैसे पुष्प मान लीजिए कि अच्छा किस्म का है, बड़ा खिलता है, तो उसको बाहर जाने से मतलब नहीं है, वो बड़ा खिल रहा है, परागन उसमें होगा तो क्या होगा, वो अलग जो पुष्प खिलेगा वो भी बड़ा खिलेगा। ठीक है, विकास इसमें क्या है, निश्चित है ना। अगर वो सेम पुष्प है, और अगर ये मान लीजिए कि अगर वो छोटा प्रजाति का होगा तो अलग जो पुष्प खिलेगा वो भी क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा है जस का तस वैसा ही बन रहा है, चेंज तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें जो है परिवर्तन नहीं होगा। और स्वपरागन से उत्पन्न बीज शुद्ध क्रम वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के पास नहीं जाते हैं, जो होता है उसी में हो जाता है। तो जैसा रहेगा उसका वंशज वैसा ही वो भी पैदा होगा, वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं शुद्ध क्रम वाले होते हैं। और ये सुनिएगा कि जो स्वपरागन से जो लाभ होते हैं वही पर परागन के क्या हो जाएंगे, हानि हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। जो इसमें लाभ होगा, स्वपरागन में जो लाभ होगा वही पर परागन में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट है वो। ठीक है, स्वपरागन से क्या हानि हो सकता है, स्वपरागन से जो उत्पन्न पौधे होते हैं उनमें विभिन्नताएं नहीं आती है, परिवर्तन ही नहीं होगा, विकास ही नहीं होगा, तो कहाँ से विभिन्नता आएगा।
जस का तस जो रहेगा, ऐसा है तो ऐसा ही बनेगा। स्वपरागन से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। उसको किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, शुद्ध है वो, तो कहाँ से रोग आएगा? ऐसा होगा तब ना कि वो अलग पुष्प से गया, अलग पुष्प के वर्तिकाग्र पे गया, और अगर जो जिस पे वो गया वो अगर बीमार है, अगर उसके पास कोई वायरस है, तो वो उससे लेकर आएगा, तो फिर इसको भी होने की कैपेसिटी हो सकती है, रीज़न बन सकता है। लेकिन ये तो कहीं गया नहीं है। कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, जो जैसे बता तो रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, तो वो स्वपरागन हो जाएगा, क्योंकि उसको कहीं आने जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहीं जाता है तो वो क्या हो जाएगा? पर परागन हो जाएगा। लेकिन वो सेम अपने ही पास है, तो उसमें क्या होगा? रोग का भी कोई कारण नहीं बन सकता, क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं है। आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो आपको कोरोना होने का चांस है? नहीं है, क्योंकि आप अपने घर में हैं। आप अपने कोई मित्र को बुला लीजिए अपने घर में, तो कोरोना होगा? तुमको नहीं होगा। मास्क पहन के सेफ्टी करोगी ना, है ना? हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना कि जैसे वो आएगा, आप लेकिन सेफ हैं, ठीक है, आपको कोरोना नहीं है, लेकिन आप जिसको बुलाइएगा उसको है, तो आपको नहीं होगा? आपको भी तो होगा। मास्क पहन लेंगे। मास्क पहनने के बावजूद भी बहुत सारा वायरस फैल गया था, कोई काम नहीं आया था। जब कोरोना आया था ना, तो मास्क और सैनिटाइज़र कोई काम नहीं आया था, बहुत रेयर कंडीशन में वो हेल्प किया था। देखिए क्या होगा, अगर आप अपने घर में हैं तो आप तो सेफ हैं। अगर आप घर से बाहर निकलते तो थोड़ा सा धूल कण का भी मात्रा अगर आपके ऊपर आता है, तो सर्दी जुकाम होने की चांस बनती है ना। इसी तरह से ये अपना जब घर में है, जब तक है, तब तक क्या है? सुरक्षित है। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इसको क्या होगा? सब जानते हैं क्या होगा? सर्दी जुकाम होगा। फूल में भी सर्दी जुकाम होगा, उसका जो अपना मतलब है वो होगा, ठीक है ना। वो मतलब उसका क्या हो, नस्ल बिगड़ सकता है। अगर वो बड़ा किस्म का है, अगर वो रोगाणु वाला पौधा के पास जाएगा तो वो भी रोगग्रस्त हो जाएगा ना। लेकिन जब तक वो अपने पास है तब तक वो सेफ है। इसीलिए सेफ जोन से बाहर निकलना सख्त क्या है? मना है। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब क्या होता है? कटकुट। हाँ, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाना। तो देखिए, इस क्रिया में एक पुष्प है, ठीक है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, ठीक है, इसका कोई फूल है। ये कौन सा फूल मान ले? क्या? गुलाब, गुड़हल बोलते हैं उसको, ठीक है, गुड़हल का फूल मान लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिबिस्कस भी बोलते हैं, है ना। उड़हुल का फूल, जो भी बोलिए, अपने सामान्यता लैंग्वेज में समझ तो गए सब लोग। मान लीजिए कि ये गुड़हल का फूल है, ठीक है। अब ये जाएगा दूसरे पर परागन है ना, तो ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये गुड़हल का फूल है और चल जाएगा गुलाब के पास। कैसे जाएगा? नहीं जा सकता, नहीं होगा। फिर उसका जो परागकण होगा वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर वो गुलाब के पास जाता है तो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। अपना सामान अपने पास रखिए। नहीं होगा, नहीं होगा, उसका जो परागकण होगा वो व्यर्थ हो जाएगा, उसमें परागन नहीं होगा। हाँ देखिए, अगर जैसे ये गुलाब का फूल है तो ये गुलाब के पास ही जाएगा, ठीक है। अगर ये गुड़हल का फूल है और अगर गुलाब के पास जाता है तो इसका परागकण जो है जाना व्यर्थ हो जाएगा, इसमें परागन नहीं होगा। क्लियर? अगर वो गुलाब का है तो गुलाब के पास ही जाएगा, तभी परागन की क्रिया होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प, अन्य पौधे, गुलाब है तो गुलाब के पास, गुड़हल है तो गुड़हल के पास, तभी क्या होगा? पर परागन कहा जाएगा उसको, ठीक है। देखिए, अब आप लोग बताइए कि पर परागन, जैसे स्वपरागन का तो जान लिए, क्या होगा नहीं होगा? क्या होगा स्वपरागन? बताइए, आप बताइए क्या होगा?
क्या बताइए? आप लोग का माइंड ओपन रहता है क्लास में कि क्लोज रहता है, पहले ये बताइए। ओपन रहता है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था क्या? बताइए क्या था, स्वपरागन क्या है? आप बताइए। नहीं पता? बोलिए। किनको पता है? किन्हीं को भी नहीं? बोलिए बोलिए। हाँ, स्वपरागन क्या हो सकता है? से क्या इतना इजी टॉपिक को आप लोग इतना ले रहे हैं? बताइए, कुछ भी बताइए। स्वपरागन जैसे पूछ दिया जाए कि स्वपरागन क्या है, तो क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम हो रहा है? जो समझ में आ रहा वही बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, सेम हाँ, समान पुष्प पे जाकर पहुंचता है, उसको स्वपरागन। सिंपल है, फूल सेम रहेगा स्वपरागन होगा। पर परागन में भी फूल सेम होना चाहिए, लेकिन इस पेड़ सेम होगा। हाँ, फूल पर परागन में भी सेम होगा। ऐसा नहीं कि गुलाब के पास से गुड़हल जाएगा, लेकिन एक ही पेड़ का दोनों पुष्प है, पेड़ सेम होगा, पुष्प दो होगा, तो क्या होगा? स्वपरागन होगा। पेड़ दो होगा, पुष्प बस सेम प्रजाति का होगा, तब क्या होगा? पर परागन होगा। आप लोग का क्लियर नहीं हो पा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन तो बनता है। जैसे दे देगा कि स्वपरागन और पर परागन में 5 अंतर बताइए, या फिर अंतर स्पष्ट करें, तो कैसे लिखिएगा? दे सकता है स्वपरागन से हमें क्या लाभ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन बनेगा कि परागन जो है पौधे के किस भाग में होता है? क्या परागन जो है, क्या कौन बोले? वर्तिकाग्र? वर्तिकाग्र ही होगा। हर बार बता रहे हैं कि वर्तिकाग्र पे जाके मिलेगा परागन जो है वो कौन सा भाग में होगा? पुष्प का वर्तिकाग्र में होगा। ठीक है, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए, पराग कणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी हम बताएं कि बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई बस, किसी ना किसी तरह से वो जाएगा। अब आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, फिर हम पूछेंगे। इन साधनों को क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं या कर्म कहते हैं। मतलब साधन है या माध्यम है, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 प्रकार होते और है, लेकिन जितना तक हम लोग को जानना है, पढ़ना है, सिलेबस में जो है वही पढ़ेंगे। जैसे क्या है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, मधुमक्खी द्वारा भी होता है, चमगादड़ द्वारा भी होता है, घोंघा जानते हैं? पानी में जो पाया जाता है समुद्र वगैरह में, उसको घोंघा बोलते हैं, घोंघा द्वारा भी होता है, बहुत सारा होता है। लेकिन क्या बताएंगे? बताएंगे, टाइम का वेट कीजिए। जब जिसके मतलब बहुत सारा ऐसा है, ठीक है ना? कीट है, मधुमक्खी है, तितली है, सबके द्वारा होगा। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि जल द्वारा परागन कैसे होगा। बताइए, जब परागन की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जल परागन। जो नाम रहेगा, वायु के द्वारा होगा तो वायु परागन, कीट द्वारा होगा तो कीट परागन। कीट मतलब कीड़े मकोड़े, यही पूछ रहे ना, कीट मतलब क्या होता है? कीट मतलब कीड़े मकोड़े। पक्षी द्वारा होगा तो उसको पक्षी परागन बोलेंगे। अब देखिए, जल द्वारा जो परागन होता है वो 2 प्रकार से होता है। जल द्वारा जो परागन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है अजैविक और एक होता है जैविक। अब अजैविक में कौन कौन सा आएगा और जैविक में कौन कौन सा आएगा? क्या? तो एक तो आप लोग बता ही दीजिए, होशियार तो आप लोग हैं ही, मानना पड़ेगा। अजैविक में हो जाएगा वायु और
जल। ठीक है, क्या हो जाएगा अजैविक में वायु और जल। यानी कि देखिए जल द्वारा, सॉरी अभी हम लोग जल परागन पे चल रहे थे ना, ये तो परागन का टाइप बता दिए हम। एक मिनट, देखिए जल परागन एक होता है अधिजल और एक होता है अधोजल। क्या होता है, एक होता है अधिजल और एक होता है अधोजल। इसमें नेम देखिएगा दोनों का सेम ही है, बस ई और ओ का डिफरेंस है। क्या है, एक है अधिजल और एक है अधोजल। देखिए अधिजल जो है वो जल के स्तर पे होता है, यानी कि जल का जो ऊपरी सतह होता है वहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, जल की ऊपरी सतह पे जो परागन होगा उसी को हम लोग अधिजल परागन बोलेंगे। और जब जल के अंदर परागन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अधोजल। जल के सतह पर, जल के अंदर। छोटा डॉट नहीं लेता है। देखिए जल के स्तर पे और जल के अंदर, जल के स्तर पे होगा तो क्या होगा, अधिजल परागन, और जल के अंदर होगा तो क्या होगा, अधोजल परागन। वेलिस्नेरिया का नाम सुने हैं, वेलिस्नेरिया फूल है, एग्जाम्पल में था, देख लिए थे। और जोस्टेरा का, जोस्टेरा दोनों क्या है, फूल है। इसमें आ जाएगा वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया। इसमें आ जाएगा जोस्टेरा। ठीक है, देखिए अधिजल जब जल के सतह पे होगा, अधोजल जब जल के अंदर होगा। जल में एक रस्सी नुमा आकार ग्रीन ग्रीन कलर का पाया जाता है, एकदम पतला सा, देखे हैं, जड़ जड़ नहीं, जल में एक रहता है एकदम पतला सा रहता है ग्रीन कलर का, रस्सी नुमा आकार का, नीचे तक गया हुआ रहता है। नहीं देखे, हाँ कोई नहीं देखे, हाँ तालाब में मछली मारने नहीं गए हैं आप लोग कभी, गए हैं तो नहीं देखे हैं। जल में जो पानी में ग्रीन कलर का एकदम पतला सा रस्सी नुमा आकार का रहता है, वो तो ऊपर जल के सतह पे रहता है ना, काई, उसको तो शैवाल जो भी बोलिएगा वो तो अलग है। उसी के अंदर, तो वही तो अंदर की ही बात कर रहे हैं हम, जो एकदम पतला रहता है ग्रीन कलर का रस्सी नुमा आकार का रहता है, वो नीचे गया हुआ रहता है। जब उसका पराग कण परिपक्व हो जाता है, पराग कोश जो है उससे फिर परागकण निकलता है और झड़ता है। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे कि जल के अंदर परागन कैसे होगा, है ना, क्योंकि उसका जो परागकण निकलेगा वो तैर के इधर उधर बिखर जाएगा, ऊपर आएगा और क्या होगा, वर्तिकाग्र से जाकर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अधिजल। और जल के अंदर कैसे होगा, जल के अंदर कैसे होगा, ऊपर से नीचे जाएगा, झड़ जाएगा पक के, उसके बाद वो नीचे सतह पे चल जाएगा। देखिए इसका एक क्या है, स्थिति है, इसके लिए एक परिस्थिति है। जल द्वारा जब परागन होगा तो उसके लिए वो जो परागकण होगा वो क्या होगा, देखिए लिख देते हैं, सुगंधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पानी में है इसलिए, तो पानी में जो कमल भी रहता है तो कमल नहीं महकता है। देखिए देखिए बताते हैं, जब जल में जो परागन होगा तो वो सुगंधित नहीं होगा, वो कलरफुल नहीं होगा, रंगहीन होगा। क्या होगा, रंगहीन होगा, यानी कि कलर नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे
ऐसा इसलिए होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जल को अपने ओर अट्रैक्ट करने का तो कोई मतलब है नहीं कि फूल सुंदर रहेगा तभी जल जाएगा उसके पास। जल तो क्या है, जल क्या है, एक विलायक है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जल क्या है, एक विलायक है। वो उसको इससे मतलब नहीं है, वो तो खुद कलरफुल नहीं होता है। जल का कोई रंग होता है, वो कलरलेस होता है, वो उसको खुद कलर से मतलब नहीं। वो कैसे पहचानेगा कि फूल कौन सा कलर का है ना। तो जल को रंग की आवश्यकता नहीं होती है, आकार की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं। क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। जल में जो परागन होगा वो मतलब उसके लिए जो पुष्प की परिस्थिति होगी वो कलरलेस होंगे, मतलब वो रंगहीन होंगे, वो सुगंधित नहीं होंगे। और क्या होंगे बताइए, छोटे आकार के होंगे, ठीक है। जल में जो परागन होगा वो क्या होगा, उसके लिए पुष्प की परिस्थिति क्या पाई जाएगी, जल का जो परागन होगा उसके लिए पुष्प की परिस्थिति यह पाई जाएगी कि पुष्प जो है छोटे आकार के होंगे और रंगहीन होंगे और सुगंधहीन होंगे, यानी कि उसमें कोई सुगंध नहीं पाया जाएगा, कलर नहीं पाया जाएगा और उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। तब क्या होगा, जल के द्वारा परागन होगा, ठीक है। उसी तरह से यही सेम कंडीशन बनता है वायु के लिए, क्योंकि वायु में भी कोई जरूरत नहीं है। वायु को ऐसा थोड़ी ना कि फूल अपने ओर अट्रैक्ट करेगी। हवा भी क्या है, हवा का कोई ये है, हवा जब चलता है तो उसका कोई ये है कि वो छोटा आकार का है कि बड़ा आकार का है। कम और ज़्यादा भले ही होता है कि कभी कभी ज़्यादा हवाएं चलती है, कभी कभी कम चलती है, लेकिन उसको भी कलर से मतलब नहीं है, शेप से मतलब नहीं है, आकार से मतलब नहीं है, रंग से मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ से उसको मतलब है। जो उड़हल का फूल हम ला के दिखाए थे उसका जो बताए थे कि ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वर्तिका होता है। क्या होता है, वर्तिका होता है। तो जब वायु के द्वारा परागन होगा तो उसका जो वर्तिका है वो क्या होना चाहिए, बड़ा आकार का होना चाहिए। पुष्प बड़ा हो या ना हो, लेकिन वर्तिका जो है उसका बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि वायु यहाँ से चल रहा है और वर्तिका यहाँ है, वो झुकेगा तो नहीं, पुष्पा है ना। वायु यहाँ से चल रहा है, पुष्प यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वो वर्तिका के पास पहुँचना चाहिए ना। तो वायु यहाँ चल रहा है तो उसका अगर वर्तिका यहाँ रहेगा तो वो टच कर लेगा और वर्तिकाग्र पे पहुँच जाएगा, ठीक है। इसीलिए वायु के द्वारा परागन के लिए वर्तिका जो है बड़े आकार की होनी चाहिए, ठीक है। गेहूँ का देखें, अभी गेहूँ का ही सीजन चल रहा है ना। गेहूँ जब मतलब हवा का मौसम आएगा, कुछ दिन बाद आएगा ना पतझड़ का मौसम, तो हवा जब चलती है, लहर जब चलती है तो प्लांट इधर उधर लहराता है और उसी में लहराते लहराते एक प्लांट दूसरे प्लांट का परागकण क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और क्या हो जाता है, परागन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, यही सब लहरे से, बाजरा भी एक अनाज है, जिस तरह से मक्का है ना, गेहूँ है ना, उसी तरह से बाजरा भी है। पंजाब में उसको खाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, वही सब जो है वायु के द्वारा उसमें क्या होते हैं, परागन होते हैं। किन सब में, घास में, बांस में, ये सब में क्या होता है, बांस भी तो, बांस का प्लांट बहुत बड़ा होता है, वो भी इधर उधर लहराता है, वो भी क्या कर लेता है, परागन कर लेता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। तो जल और वायु के लिए कलर की जरूरत नहीं है, शेप की जरूरत नहीं है, और किसकी जरूरत नहीं है, महक की, क्या, महक की जरूरत नहीं है। लेकिन वायु के लिए वर्तिका छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, बड़ी आकार की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, जल और वायु हो गया। कीट द्वारा परागन, कीट, कीट क्या हो जाएगा, कीट में क्या क्या आ जाएगा बताइए, कीट में क्या क्या आएगा। देखिए, कीट द्वारा जब परागन होगा तो वही उसका अपोजिट हो जाएगा। जल और वायु का ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसके लिए कलर की जरूरत होगी, क्या होगी, कलर की जरूरत होगी, शेप की जरूरत होगी,
और क्या होगा, स्मेल की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि जब तितली होंगे और मधुमक्खी होंगे तो वो दूर में होंगे, है ना, उड़ते उड़ते उनको कैसे दिखेगा। इसके लिए फूल का शेप जो है बड़ा होना चाहिए, ताकि उनको दूर से ही पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे फूल है। और बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो सुगंध से भी पहचान कर लेते हैं कि इस एरियाज में फूल है। इसीलिए उनको क्या होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, रंगहीन नहीं, रंगीन होना चाहिए। पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? क्या? दल पुंज। इसमें आकार इसका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, स्मेल सुगंधित होना चाहिए, ना कि सुगंधहीन होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि क्या हो, दूर से ही उसको पता चल जाए कि इस एरिया में फूल है। आप लोग मकरंद का नाम सुने हैं? मकरंद, मकर संक्रांति वो चला गया कब का, फिर आएगा तो अगला साल आएगा ना, तो अगला साल उसका नाम लीजिएगा। मकरंद का नाम नहीं सुने हैं आप लोग, लेकिन मकर संक्रांति का नाम सुने हैं। क्या होता है मकर संक्रांति, क्या होता है? जो बता रहे थे कि मकर संक्रांति क्या होता है, बताइए, वही बता दीजिए आप कि मकर संक्रांति क्या होता है। चूड़ा दही, उसी को मकर संक्रांति बोलते हैं। नहाया नहीं जाता, क्यों नहीं नहाया जाता है? क्यों नहीं नहाया जाता है? क्या घर में अजीब अजीब बात बोलते हैं कि नहाने से लड़की काली मिलेगी, यही ना? तो आप तो नहीं नहाए होंगे, नहा लिए थे? नहा लिए थे, कौन कौन नहाए थे? यानी कि आप लोग में से कौन कौन नहाए थे ये पूछ रहे हैं। हाँ, वो नहाए थे। हाँ, आप सबका घर जा जा के चेक किए थे कि कौन नहाया है कौन नहीं नहाया है, क्या? अच्छा, सब मतलब साथ में मिल के नहाए थे। मतलब हम नहाएंगे, मेरी लड़की काली मिले तो सबको काली मिले, भाईचारा होना चाहिए, यही ना? आप लोग में से सब नहा लिए थे? नहा लिए थे सब? नहीं नहाए थे? सौम्या, इसीलिए नहीं नहाए थे, बाकी सब नहा लिए थे। अच्छा हो गया, बस बस कंप्लीट। देखिए मकरंद क्या होता है, मकरंद एक ग्रंथि का नाम है। पुष्प में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं मकरंद। क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। वो क्या करती है, कीड़ों मकोड़ों को वो पोषण देती है। क्या देती है? पोषण देती है। मधुमक्खी जो फूल में जाती है तो क्या लेने के लिए जाती है? रस, उसका रस चूसती है। तो वही मकरंद है, जो रस को वो ग्रहण करती है, चूसती है, वही क्या है? मकरंद है। मकरंद क्या करती है? कीड़े मकोड़े को पोषण देने का काम करती है। कीड़े मकोड़े को पोषण देती है। ठीक है, कीड़े मकोड़े को पोषण देती है, ठीक है। ये हो गया कीट द्वारा परागन। ये काम कौन कौन करता है? मधुमक्खी हो गया, कीट हो गया, यही सब ना, सॉरी तितली हो गया, यही सब फूल पे जाते हैं और फूल का रस को चूसते हैं और फिर वो दूसरे पुष्प पे जाते हैं और क्या करते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये सब विधि किसका है? पर परागन का। ध्यान रखिएगा, वायु द्वारा, जल द्वारा, ये सब क्या है? पर परागन। यहीं तक रहने देते हैं। स्कूल जाना है सबको? जाना तो किसी को नहीं होगा सब। कल के क्लास में आगे पढ़ेंगे कि अभी बाई बस चला गया, फिर ट्रेन से लेके जाएंगे, ठीक है ना? चलिए यहाँ तक रखते हैं टॉपिक।